माँ शारदे को नमन। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत। साथियों, जतिन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग के अंदर अपने दूसरी प्रश्नावली चल रही है सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग, जिसके अंदर मैंने आपको कुल 5 बिंदु दिखाए थे। पहला था अक्षर से अक्षर बनाना, दूसरा था अक्षर से अंक बनाना, तीसरा था शर्त वाले क्वेश्चन और चौथा था कॉमन लेने संबंधी प्रश्न और पांचवा अपने हैं सारणी में स्तंभ वाले प्रश्न। अब देखिए, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सिंगल सारणी से रिलेटेड और डबल सारणी से रिलेटेड। ये है सिंगल सारणी का कि दी गई सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें, यानी ये सारणी दी हुई रहेगी, हमें रटना नहीं है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। तो देखिए सारणी को समझे पहले। जैसे मान लो ए है तो ए का कोड इधर से पंक्ति से तो ऐसे पढ़ेंगे भाई 1 और स्तंभ से ऐसे पढ़ेंगे 2, तो ए का कोड 1 और 2 है। उसी प्रकार सी का कोड जो है 1 और 6 है, ई का कोड जो है वो 3 और 4 है, या जी का कोड जो है वो 5 और 2 है, और आई का कोड जो है वो 5 और 6। इस प्रकार हमें कोड पढ़ना है। अब पहला प्रश्न देखिए, अब क्या होगा कि यदि b बराबर 5 है, g बराबर 7 है, तो f बराबर क्या होगा। अब इसमें क्या बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। हो सकता है वो कोडों को जोड़ दें, गुणा कर दें, वर्गों को जोड़ दें, उनके घनों को जोड़ दें, कुछ भी हो सकता है। तो अपन देखते हैं क्या क्या हो रहा है कि b का कोड 5 है, तो सर्वप्रथम आप ये लिखें कि b का कोड क्या क्या है। तो मैंने देखा भाई b का कोड 1 और 4 है, तो अपन ने लिख दिया भाई 1 और 4। उसके बाद में देखो जी का कोड जो है वो 5 और 2 है, तो हमने लिख दिया भाई यहाँ 5 और 2। अब चेक करिए, मनन करिए, सोचिए कि भाई 1 और 4 की सहायता से 5 कैसे बने। तो बिल्कुल सिंपल है, जोड़ा गया है, 4 और 1 5, 2 और 5 7। तो अपन क्या करेंगे, f का कोड लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे। तो f का कोड इधर से 3 है, ऊपर से 6 है, तो 3 और 6। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि यदि c बराबर 37, e बराबर 25, तो i बराबर क्या होगा। तो देखिए c बराबर यदि 37 है तो पहले c का कोड लिखे 1 और 6, तो हमने लिख दिया भाई 1 और 6। उसके बाद में है e बराबर 25 है, तो e का कोड देखो पहले 3 और 4 है, इन्हें लिखिए आप। उसके बाद में i का कोड लिख ले पहले ही 5 और ये 6। अब देखना ये है कि इस 1 और 6 की सहायता से 37 कैसे बने, या 3 और 4 की सहायता से 25 कैसे बने। तो यहाँ जोड़ के देखो, गुणा करो, वर्ग करो, घन करो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ऐसे हुआ है कि 6 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी 6 6 36 प्लस 1 का वर्ग 1, यानी हो गया 37। यानी वर्गों को जोड़ा गया है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो गए अपने 37। उसी प्रकार 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 9 हो गए 25। तो अपन 5 और 6 का करेंगे, तो 5 का वर्ग होता है 25, 6 का होता है 36। इनको जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 61, यानी आई का कोड जो है वो 61 है। 2 क्वेश्चन अपन और करते हैं इसके। तो इसी का तीसरा प्रश्न है कि यदि e बराबर 1 है, f बराबर 27 है, तो c बराबर क्या होगा। तो पहले देखिए e के कोड क्या है। e का कोड है 3 और 4, तो हम यहाँ लिख देंगे भाई 3 और 4। उसके बाद में f का जो कोड है वो 3 और 6 है, ये 3 और 6 है। तो c का कोड क्या होगा, 1 और 6, ये आ गया भाई 1 और 6। अब हमें ये देखना है कि क्या क्या है, यानी 3 और 4 की सहायता से 1 कैसे बनेगा, 3 और 6 की सहायता से 27 कैसे बनेगा। तो ये देखो घन संख्याएं हैं, यानी इन दोनों के अंतर का घन, 4 और 3 का अंतर 1 होता है, 1 का घन देखो 1 होता है। उसी प्रकार 6 और 3 का अंतर 3 होता है, उसका घन जो है वो 27 होता है। तो हम भी अंतर का घन करेंगे कि 6 में से 1 गया 5, और 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन कि E बराबर 21, G बराबर 01, तो F बराबर क्या होगा। तो E का कोड देखो 3 और 4 है, हमने लिख दिया 3 और 4। उसके बाद में G का जो कोड है वो 5 और 2 है,
हमने 5 और 2 लिख दिया। F का जो कोड है वो 3 और 6 है, हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि 3 चौक 12, लेकिन 12 के अंकों को परस्पर बदल दे तो देखो 21 होता है। जैसे 3 चौक 12 है, लेकिन परस्पर बदलेंगे तो 21 हो गया। उसी प्रकार गुणा करके उल्टा किया गया है तो 5 दूनी 10, 10 का उल्टा होता है 0 1। उसी प्रकार 6 तिया 18, लेकिन 18 का उल्टा जो है वो 81 होता है। तो देखिए ये थी सिंगल सारणी से रिलेटेड कुछ प्रश्नमाला, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। ये केवल बेस के आधार पर है, बाकी इनमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हो सकती है। हो सकता है इसका वर्ग केवल ये संख्या जोड़ दें, हो सकता है इसका घन केवल ये संख्या जोड़ दें, हो सकता है इसका वर्ग इसका घन जोड़ दें। तो बहुत सारी एक्टिविटीज है इसके अंदर, लेकिन डेमो के रूप में मैंने ये 4 एक्टिविटीज आपको बताइए। नेक्स्ट अपन करते हैं डबल सारणी से रिलेटेड प्रश्न। तो डबल सारणी से रिलेटेड प्रश्न ये है कि दिए गए शब्दों का कोड सारणी के आधार पर ज्ञात करें। एक विशेष बात यह है कि एसएससी का आप कोई सा भी पेपर देखना, रीजनिंग का अंतिम क्वेश्चन आपको लगभग यही मिलेगा। यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन बहुत ही सरल है। दूसरी बात कि सारणी वगैरह जो भी है वो हमें रटना नहीं है, और मैंने केवल क्वेश्चन लिखा है, जबकि वहां निर्देश भी लिखे हुए आते हैं कि किसी भी अक्षर का कोड आप पंक्ति से स्तंभ की ओर पढ़ें। तो वो मैंने क्या है कि शॉर्ट में ऐसा सिंबल बना दिया कि किसी भी अक्षर का कोड आप इस प्रकार पढ़ें, पंक्ति से स्तंभ की ओर। जैसे देखना, एम का कोड पंक्ति से तो क्या आया 1, और स्तंभ में क्या आया 3, तो 1 और 3 हो गया। उसी प्रकार इस एम का कोड देखो 3 और 2 यानी 32 हो गया। उसी प्रकार इस एस का कोड जो है 5 और 2 है, या इस एफ का कोड जो है वो 3 और 5 है, या इस ए का कोड जो है वो 6 और 7 है। उसी प्रकार इस ए का कोड 9 और 8 है। क्लियर है? हमने भी ज्ञात किया है कि अक्षर के आधार पर कोड बनाए। अब संख्या के आधार पर वापस अक्षर पे चले। अगर मान लो मैं ऐसे कहूं 67, तो वहां कौन सा अक्षर आएगा? तो 67 यानी 6 और 7, तो पंक्ति का तो 6 देखें, स्तंभ में आप 7 देखें, तो 6 और 7 का कोड क्या हुआ? ए हुआ। उसी प्रकार आ जाए, मान लो 86 का कोड क्या होगा? तो 8 और 6 का कोड देखो ए आ गया। उसी प्रकार आ जाए कि 23 का क्या होगा? तो ये 23 का कोड है देखो एफ। उसी प्रकार आ जाए, मान लो 54 का कोड क्या होगा? तो 5 और 4 का कोड आ गया एफ। ये तो है सारणी को समझना। अब अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है MODI का कोड क्या होगा? ये मान के चले कि ये M है, ये O है, ये D है, ये I है। अब हमें देखना है कि भाई कौन सा चारों ऑप्शनों में से सही है। तो देखते हैं कि 1 और 3 नंबर पे M होना चाहिए। तो चेक करें, देखो 1 नंबर 3 नंबर पे M है, इसका मतलब ये 13 फिलहाल सही है। उसके बाद में देखो 4 और 3 पे O है क्या? तो मैंने देखा भाई 4 और 3 पर O है, यानी ये भी सही है। उसके बाद में देखो 7 और 6 पे D है क्या? तो यहाँ चेक करें, 7 और 6 पे D है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। फिर देखो 0 और 9 पे I होना चाहिए, तो 0 और 9 पे I होना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या है? P है। इसका मतलब ये गलत है। तो ये गलत है, तो पूरा ऑप्शन ही रॉन्ग माना जाएगा ये। उसी प्रकार देखो 2 और 4 नंबर पे M होना चाहिए, तो 2 4 नंबर पे O आ गया, जबकि M होना चाहिए। अब ये गलत है, तो पूरा ही गलत माना जाएगा। अब देखिए 1 और 3 नंबर पे M होना चाहिए, तो 1 और 3 नंबर पे M बिल्कुल सही है। 2 और 5 पे O होना चाहिए, तो 2 और 5 पे देखो M, यानी ये गलत है। अब ये गलत है, तो ये सबको गलत ही मानेंगे, तो फिक्स है, ये आंसर हो गया अपना। फिर भी चेक करेंगे, 4 और 4 पे M है, 4 और 4 पे M है, बिल्कुल सही है। 2 और 4 पे O है, तो देखिए 2 और 4 पे O है, ये भी सही है। 6 9 पे D होना चाहिए, 6 9 पे देखो D है, ये सही है। 7 7 पे I होना चाहिए, तो 7 और 7 पे देखो I है, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, निर्देश को पढ़ना है, आंसर देना है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका कि SARP का कोड क्या होगा? तो ये SARP इस प्रकार पढ़ना है। तो देखिए 1 और 4 नंबर पे S होना चाहिए, तो 1 और 4 नंबर पे S है, यानी ये बिल्कुल सही है भी। 6 7 पे A होना चाहिए, तो देखो 6 और 7 पे A है, ये भी सही है। 3 5 पे R होना चाहिए, तो देखो 3 और ये 5 F आया है, जबकि R होना चाहिए प्रश्न के अकॉर्डिंग, ये गलत है, इसे आगे चेक नहीं करें। फिर 2 और 2 पे 5 होना चाहिए, S होना चाहिए,
तो 2 और 2 पे देखो r है, जब यही गलत है तो पूरा ही गलत माना जाएगा। उसके बाद में देखें 3 और 3 पे s होना चाहिए, तो ये 3 s है, यानी अभी तक ये सही है। 6 और 7 पे a होना चाहिए, ये 6 और 7 पे a है, बिल्कुल देखो ये रहा, सही है। 4 और 1 पे r होना चाहिए, तो ये 4, ये 1, ये r, यानी ये भी बिल्कुल सही है। 6 पे p होना चाहिए, तो देखिए 6 और 6 पे p है, यानी ये भी सही है, ये सही है, तो ये पूरा सही है। चौथे ऑप्शन को फिर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार साथियों सारणी संबंधी प्रश्न अपने कंप्लीट हुए, और इसी के साथ ये वर्णमाला जो ये सांकेतिक भाषा वाली जो प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट हुई। कल अपन इसके अंदर लेंगे गणित के अंदर दूसरी प्रश्नावली संख्या पद्धति। आज की आकृतियां देखें। ये जो कल आपको गृह कार्य के रूप में दिया था, कईयों के आंसर रॉन्ग आए थे, इसको थोड़ा वापस देख लें आप। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। अब यहां से देखना 5 के बाद में ये बना 6, ये बना 7, अब यहां से देखो ये है 8 और ये वाला 9। अब यहां से देखिए ये बना 10। अब अगर आप वापस ये लेते हो तो ये तो आपने इधर से ले लिया था, यानी अब जो भी आएगा वो डबल काउंट हो रहा है, तो डबल अपने को लेना नहीं है। तो 5 और 5 टोटल 10 त्रिभुज होंगे भाई इस आकृति के अंदर। ये आपका गृह कार्य के रूप में है, गौर से देख लें इसको, और ये भी और करवा देते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में करना क्या है, क्या आपने देखा कि ये वाला पोर्शन 3 जगह आया हुआ है, सेम है, तो इसको थोड़ा साइड में उतार लें आप। अब केवल इसके अंदर गिने कितने कि 1, 2, 3 और पूरा बेटा 4। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, बीच वाला 13 और कंप्लीट बेटा जो है वो 14 होगा। तो ये तीनों त्रिभुज हो गए, या आप ऐसा। अब लेते हैं अपन बंदर संबंधी प्रश्न। तो एक बंदर 1 मिनट में 12 फीट चढ़ता है, वह 7 फीट फिसलता है, तो वह 52 फीट ऊंचे खंबे पर कितने समय में चढ़ेगा। देखिए बंदर संबंधी प्रश्नों में हमेशा 2 बातें ध्यान रखिए। नंबर 1 कि बंदर कौन सा है, लाल मुंह वाला है या काला मुंह वाला है। कहने का मतलब 1 ही मिनट में चढ़ के फिसलने वाला है, या 1 मिनट में चढ़ता है दूसरे मिनट में फिसलता है, ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया अलग अलग होगी। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये जैसे मान लो ये खंबा है, बंदर चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, लास्ट वाले मिनट में केवल चढ़ता है, फिसलता नहीं है। ये जरूर ध्यान देना है कि अंतिम मिनट में केवल चढ़ता है, फिसलता नहीं है, यानी अंतिम मिनट में केवल और केवल चढ़ाई काउंट होती है, जैसे 12 फीट। जबकि वास्तव में अगर देखा जाए तो 12 में से 7 गए तो 5 फीट चढ़ता है वो। 1 मिनट में 5, 2 मिनट में 10, 3 मिनट में 15। लेकिन मान लो अगर अंतिम मिनट की बात आए तो केवल 12 फीट चढ़ेगा, यानी अंतिम मिनट में केवल चढ़ाई होती है, फिसलता नहीं है, वो टॉप पर आ जाता है। तो क्या होता है कि छोटी संख्या होती है तो ऐसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, लेकिन संख्याएं बड़ी भी आती है, तो फिर क्या ये सूत्र सदाबहार है। क्या आपको समय चाहिए तो कुल ऊंचाई माइनस चढ़ाई बटा वास्तविक चढ़ाई प्लस 1। तो देखिए कुल ऊंचाई यानी खंबे की ऊंचाई कितनी है, 52 फीट, माइनस चढ़ाई का अर्थ केवल कितना चढ़ता है कि 12 चढ़ता है। अब नीचे आया है वास्तविक चढ़ाई कि 12 तो चढ़ता है लेकिन फिसलता कितना है, 7। तो 12 में से 7 गया तो वास्तव में वो 5 चढ़ा है, और ये प्लस 1 है। इस प्लस 1 का अर्थ है ये अंतिम मिनट है जिसमें केवल चढ़ाई होती है। अब आप कैलकुलेट करें, 52 में से ये 12 गए तो 40, 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 और प्लस 1 बराबर आगे भाई 9 मिनट उत्तर। वापिस समझना, ये 8 मिनट कौन से हैं, चढ़ के फिसल गया, चढ़ के फिसल गया। ये लास्ट वाला मिनट कौन सा है, केवल चढ़ा है। क्लियर है, तो 9 मिनट इसका आंसर आएगा। इस सूत्र को और आप देखना, मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, इसका संख्या चेंज कर रहा हूं केवल। कि एक बंदर 1 मिनट में 13 फीट चढ़ता है, वह 7 फीट फिसलता है, तो वह 43 फीट ऊंचे खंबे पर कितने समय में चढ़ेगा। तो देखिए सूत्र आपके सामने है। करना क्या है कि कुल ऊंचाई कितनी है, 43 फीट
माइनस चढ़ाई कितनी है 13 फीट बटा वास्तविक चढ़ाई। यहां सोचना है कि 13 तो चढ़ता है और 7 फिसलता है, तो वास्तव में तो 6 चढ़ा, तो वास्तविक चढ़ाई है 6 + 1। 43 में से 13 गए तो 30 आते हैं, 30 में 6 का भाग 5 बार जाता है। इसका अर्थ यह हो गया कि 5 मिनट तक चढ़ने के साथ साथ फिसलना भी था, लेकिन लास्ट वाले 1 मिनट में केवल चढ़ना था, तो उसको समय लग गया 6 मिनट। क्लियर है? मैं HW के रूप में यहां संख्या चेंज कर रहा हूं, इसका आंसर आपको देना है। ये प्रश्न आपके गृह कार्य के रूप में एक बार आप देख ले ढंग से, और इसी के साथ ये सांकेतिक भाषा कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।